अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। ईरान की जानिब से कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी के बेटे समेत शहादत की तस्दीक कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली वज़ीर दफ़ा ने दावा किया था कि इसराइल के ईरान पर हालिया हमले के नतीजे में अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया है। अली लारिजानी को ईरान के साबिक सदर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की जानिब से अगस्त 2025 में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह और काउंसिल में सुप्रीम लीडर का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था। माजी में शहीद अली लारिजानी ने जौहरी मामलात पर ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की क़यादत भी की थी। हालिया जंग में जिस तरह से अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की सीनियर क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, इससे ईरान में क़यादत का खला पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अली लारिजानी की शहादत हालिया जंग के सिफारती हल को मजीद पेचीदा और तवील बना देगी, क्योंकि यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आने वाली क़यादत चूंकि इस जंग से मुतासरा होगी, लिहाजा वो हार्ड लाइनर्स यानी ज्यादा सख्त मिजाज होगी और अमेरिका को नई क़यादत के साथ मामला तय करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमेरिका और इसराइल को ये बात समझनी चाहिए कि ईरान का सियासी निज़ाम मजबूत है। ईरान में सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इदारे मुस्तहकम हैं और एक फ़र्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस मजबूत ढांचे को मुतासर नहीं कर सकती। अली लारिजानी की शहादत पर अब्बास इराक़ची का कहना है कि हर शख्स का किरदार अहम है, तमाम सियासी निज़ाम की मजबूती सबसे अहम है। उनका मजीद कहना था कि दौलत, मजहब या नस्ल से कतई नजर हमारा दुश्मन एक है। यूरोपीय और अमरीकी हुकाम की एक बड़ी तादाद भी इस जंग के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान पर जंग गैर मुनसिफाना है। मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े को लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बैरूनी दबाव के साथ साथ अंदरूनी दबाव में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सदर ट्रंप की ईरान जंग से इख्तलाफ करते हुए कौमी इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट एहतजाजन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अपने इस्तीफे में जोसेफ का कहना है कि मैं ईरान के खिलाफ इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान की जानिब से हमारे मुल्क को कोई खतरा नहीं था और ये बात वाज़ेह है कि हमने इस जंग का आगाज अमेरिका में मौजूद इजराइल की मजबूत लॉबी के दबाव में आकर किया है। ऐसा ही इल्जाम बरतानिया के कौमी मुशीर बराए सलामती जोनाथन पावेल की जानिब से भी अमरीकी सदर पर आयद किया जा रहा है, जो कि ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का हिस्सा भी थे। जोनाथन पावेल का कहना है कि ईरान की जानिब से अमरीकी सदर को एक अच्छी डील की ऑफर की गई थी अगर वो मुज़ाकरात को जारी रखते, लेकिन उन्होंने जंग करने को तरजीह दी। इस बात की तस्दीक इससे पहले ओमान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी हमने देखा कि की गई थी। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है? जैसे अभी हमने इब्तदाई में भी बात कही है कि इस जंग का खात्मा शायद ज्यादा पेचीदा हमें होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से इरानियन लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। तो इन इश्यूज पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। साबिक सफीर हैं, तज्जियाकार हैं इमरान अली साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं एयर कॉमोडोर साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है सर, अगर एक एक करके जो इरानियन लीडरशिप है उसको इसी तरीके से अमेरिका जो है वो टेक आउट करता चला जाएगा, तो जो मैंने अभी बात कही है सर, ये तो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? जो एंड गेम की हम बात करते हैं वो तो फिर दूर चली जाएगी। बहुत शुक्रिया अश्विन, आपने इनवाइट किया। देखिए, लीडरशिप तो पहले दिन ही टेस्ट हो गई थी। ये वो मुल्क है जो ऑलमोस्ट 18वें दिन जंग में चला गया हुआ है, पहली दफा नहीं दूसरी दफा जी। 2025 में जब जून में अटैक हुआ था, 37 तमाम लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया था। मिलिट्री कमांडर्स, आर्मी चीफ, पॉलिटिकल लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप और 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। फिर भी 12 दिन जंग चली। अभी ये पहले दिन आपने देखा कि 49 तमाम टॉप लीडरशिप को सबसे बढ़कर आयतुल्लाह खामेनेई को भी शहीद कर दिया गया। हुकूमत भी चल रही है आजकल भी, और टेक ओवर भी नहीं हुआ, फुट ऑन ग्राउंड भी नहीं हो सका, कुर्द भी नहीं उतर सके, लीडरशिप एक सक्सेशन में चली जाती। देखिए, ये आइडियोलॉजी है एक बुनियादी तौर पर, ये अपॉइंटमेंट्स का नाम नहीं है। जब एक कौम अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रही होती है तो फिर अपॉइंटमेंट या डेजिग्नेशन या ओहदे और वो नहीं मैटर करती। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नॉमिनेशन। और खासतौर पे जो अभी इनका पता लग रहा है तालिबानी का, कि वो पता लगता था कि वो नॉर्मल एक रेगुलर बंकर में थे या एक रेगुलर, वो बहुत हाइडिंग में नहीं गए हुए थे कि अपने कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं। वो अब फ्रंट पे थे, लीड भी कर रहे थे, कनेक्टेड भी थे। और जाहिर है ये इटसेल्फ एक अमेरिकन की और इजरायली लीडरशिप की फ्रस्ट्रेशन शो करती है। अब हम सारे बात कर रहे हैं, और जब वो पहले भी जब जिंदा भी थे तो तब भी हम बात करते थे कि वो बहुत एक बैलेंस्ड और बहुत ही पढ़े लिखे स्पीकर भी रहे, चीफ नेगोशिएटर भी रहे पिछली टर्म में, बहुत स्टेट्समैन उनको गिना जाता था। और ये भी कहा जाता था कि अगर कोई पॉसिबल ब्रेक थ्रू हुआ तो यही सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होंगे शायद जो ब्रेक थ्रू पा सके। उनको एक बड़ा मॉडरेट भी समझा जाता, हार्डलाइनर भी थे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी उन पर थी। तभी तो नेगोशिएशन के लिए ईरान ने उनको नॉमिनेट किया था लास्ट टाइम भी, 2015 के जो मुज़ाकरात हुए थे। फिर वो पासदारान इनकलाब के साथ भी बड़े इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं, पूरी इनकी हिस्ट्री है। फिर उन्होंने ईरान और जो इराक की जंग हुई थी उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था।
तो जिसको कहते हैं वो सीजन्ड एक किस्म का लीडर थे पासदान इनकलाब के, एक डिप्लोमेट भी थे, एक स्टेट्समैन भी थे। तो जब इस तरह के शख्स को अटैक किया जाता है तो अमेरिका की तरफ से मुझे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। फ्रस्ट्रेशन ये नजर आ रही है कि जो शख्स आपके काम आ सकता था कल को, आप उसको भी एलिमिनेट करके आप सिर्फ ईरान पर एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऐड कर दी उन्होंने। अपना जो इंटरेस्ट था या एक नॉर्म थे जिसको उसको बाला ताक रहा। तो आई थिंक मुझे हैरानगी भी हुई है, अफसोस भी हुआ है कि मुझे नहीं लगता, और ये भी मेरी बात और ज्यादा तकवीत मिलती है कि शायद वो एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस हद तक चला गया है कि वो पहले उन्होंने देखा था आइलैंड पे हमला किया, अब लीडरशिप को एलिमिनेट करके शायद वो मैसेज देते हैं कि उनके पास कुछ बन नहीं पा रहा। पहले दिन से ही सर, अभी भी जो आप बात कर रहे हैं उससे भी, और पहले ही दिन से जब से इस हमले का आगाज हुआ लग यही रहा था कि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी है। कोई स्ट्रैटेजी के बगैर वो एक बड़ी नाइव थिंकिंग के ऊपर अटैक कर दिया कि इस वक्त शायद वहां पे कोई अपराइजिंग है, हम अगर इस तरह का कोई अटैक करेंगे तो वहां पे एक इनबिल्ट रिजीम चेंज हो जाएगी, एक नेचुरल ऑर्गेनिक रिजीम चेंज हो जाएगी, जो कि नहीं हुआ। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इसी तरह से एक लैक ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इमरान साहब, सर आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अमरीकी फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप इस तरह की जो प्रिसीजन अब स्ट्राइक्स वो करके लीडरशिप को टेक आउट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों की राय ये है कि इससे ईरान को बहुत ज्यादा कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड मुल्क है, वहां पे लोगों को रिप्लेस कैसे करना है, नई लीडरशिप को कैसे लेकर आना है, अब वो बड़ा एक सेट तरीका कार है उसका। तो जो वो समझते हैं कि शायद डिसोरिएंट कर देंगे ईरान को, वो शायद नहीं होगा इस तरह के अटैक से। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। असल में जी जो यूएस के एम्स है ना वो लिमिटेड है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी शायद पूरी तरह नहीं पता कि अमेरिकन एम्स क्या है, जिसकी बात गश्त आप सुन रही हैं। अब आपने केंट को कोट किया और पावल को कोट किया। प्रॉब्लम यह है कि इजराइल की बहुत क्लैरिटी है। इजराइल एक दो लीडर्स को रिप्लेस करके रिजीम चेंज नहीं करना चाहता। इजराइल की स्ट्रेटजी है टोटल सिविल एंड मिलिट्री डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ ईरान। वो किसी एक लीडर दो लीडर्स की बात नहीं है। वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते जितना तूल दे सके जंग को तूल दे के तमाम पुलिस स्टेशंस, पुलिस पोस्ट, पानी के डिसैलिनेशन पॉइंट्स, सिविलियंस, स्कूल्स, इवन रेड क्रेसेंट। तो इजराइल पूरे ईरानियन स्टेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बैल्कनाइज करना चाहता है, उसके हिस्से करना चाहता है। वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा, लेकिन उनका एम ये है। तो वो जो भी आएगा वो उसको डिकैपिटेट करेंगे। लेकिन एक बात ईरान को भी सोचनी चाहिए। ईरान को ये सोचना चाहिए कि इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेटेड उनकी टॉप लीडरशिप है मोसाद के स्पाई से, तो जितना मर्जी सक्सेसर अच्छा हो, जितना मर्जी, वो अली लारेजानी साहब की रिप्लेसमेंट करना ईरान में बहुत मुश्किल है। जो भी आएंगे उनको टाइम लगेगा। लारेजानी साहब पूरे एक टॉप डिप्लोमेट थे, एक टॉप पॉलिटिकल लीडर थे, सबसे बढ़ के एक टॉप मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। कोई भी जो नया आता है उसको टाइम लगता है। इसलिए ईरान को अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कोई बुज़दिली की बात नहीं है, ये लंबी जंग जीतने की बात है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक आप बात करें, लेकिन थोड़ा सा एक ओपिनियन ये भी हम देख रहे हैं कि सामने आ रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है ईरान की जंगों में, ये भी नहीं हुआ करता, और ये वॉर क्राइम्स का इर्तिकाब किया जा रहा है उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, वॉर क्राइम्स हैं। ये जंग इटसेल्फ एक वॉर क्राइम है। और वॉर क्राइम भी को पुराने जैसा नहीं, ये तो एक बिल्कुल अनकेटर्ड फॉर अनजस्टिफाइड जंग है। पहले दिन से ये एक वॉर क्राइम है। अमेरिका इज कमिटिंग वॉर क्राइम्स। इजराइल इज अ वॉर क्रिमिनल कंट्री, a genocidal country with a genocidal लीडर। तो ये एब्सोल्युटली वॉर क्राइम है जी, बिल्कुल। वॉर क्राइम भी इसके लिए छोटा लफ्ज है। ये इंसानियत के नाम पे तमाचा है ये जंग जो है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। चिश्ती साहब, आप जो सारी सूरत हाल है, जो ये बात अभी कर रहे थे इमरान साहब, इसके तनाजुर में कि जो लीडरशिप है सर, वहां पे स्ट्रक्चर है, सिस्टम इन प्लेस है, सारी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो कोई नया आता है पोजीशन ऑफ पावर में, उसको कुछ वक्त लगता है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, फिर रजीम की अपनी एक पॉलिसी चलती हुई आ रही है, एक नए शख्स के आने से कुछ ना कुछ उसके अंदर भी तब्दीली तो आती है ना, जाहिर है एक और शख्स आ जाता है चीजों को स्टेयर करने के लिए, लीड करने के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस वक्त ईरान में जो सिचुएशन है वो क्या नजर आ रही है? लारेजानी साहब की रिप्लेसमेंट के अंदर सईद जलीली का नाम आ रहा है, वो भी खासे हार्ड लाइनर बताए जाते हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो जो एक पर्सपेक्टिव है ईरान के अंदर, वो इस वक्त क्या है सूरत हाल?
देखिए मैं यशवीन इन्होंने किया क्या है कि जब से टारगेट किया है इन्होंने लीडरशिप को, ये जंग को बहुत ज्यादा पर्सनलाइज अपने लिए भी कर लिया है और ईरानी लोगों के लिए बहुत पर्सनलाइज कर लिया है। अब ये वो टिपिकल वॉर नहीं है जो दो मुल्कों के दरमियान लड़ी जाती है, दो मिलिट्रीज के दरमियान लड़ी जाती है, कुछ स्ट्रैटेजिस्ट के दरमियान लड़ी जाती है, वो नहीं रह गया। ये तो एक बहुत ज्यादा, जिस तरह टारगेट पहले 49 लोगों को शहीद किया गया और नो लेस देन आयतुल्लाह खामनेई को किया गया, जो 37 साल से हुकूमत में थे, उनका सीजन्ड एक्सपीरियंस था। इस 37 सालों में जरा विजुलाइज करें कितने अमेरिकी सदर आए और गए और ये फिर भी ईरान सस्टेन कर रहा था। नंबर वन, बहुत ज्यादा वो एक बॉन्ड थे, वो एक रे ऑफ होप थे, वो एक रेजिस्टेंस का सिंबल थे। और मैं तो उन जमाने में भी उनको कहता था कि इस पूरे रीजन में ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बाकी अब कौन खड़ा हो सकता है अमेरिका के आगे या इजराइल के आगे, जरा आप विजुलाइज करें। नंबर वन। नंबर टू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखने की बात है कि ये इस हद तक इन्होंने एक नफरत की तरफ ले गए हैं जंग को। आमतौर पे वॉर को कहा जाता है कि इट इज एन आर्म्ड एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी, यानी एक डिप्लोमेसी की शक्ल है लेकिन आर्म्ड है। क्योंकि आप एंड पे जब टेबल पे बैठते हैं तो इसका मतलब है फिर डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। डिप्लोमेसी जब फेल होती है, पीस टाइम डिप्लोमेसी, तो तभी तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म में जाते हैं, यानी हॉस्टिलिटी ब्रेक होती है। आप एक दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं, आप एक दूसरे को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, एम्बैरेस करना चाहते हैं, और जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि जितना आप हर्ट करने की सलाहियत होती है उतनी ही आपको बार्गेन बेहतर मिलती है बाद में। तो आप हर्ट इसलिए करते हैं कि आपको बार्गेन बेहतर मिले, बार्गेन फिर आपको टेबल पर ही मिलनी होती है। तो जब आप ये लेवल नॉर्मल जंगों का होता है, लेकिन अब इनको इस तरह विक्टिमाइज करना, टारगेट करना ऐसे लेजिटिमेट लीडर्स को जो कोई खुदा ना खास्ता टेररिज्म में नहीं थे कि हमने बहुत बड़ा दहशतगर्द मार दिया, वो एक लीडर आपने एलिमिनेट किया है जो शहीद किया उनके लिए। कि अब जो ऑब्लिगेशन, इट डज नॉट मैटर कि उनका सक्सेसर हार्डलाइनर है या नहीं है, मैं तो उसमें जाता ही नहीं। वो तो कर्ज है अब इन जो फॉलोअर लोग आ रहे हैं कि हमने अब बदला लेना है। ये जंग लेस ऑफ पॉलिटिकल या ऑयल या रिसोर्सेज की जंग से ज्यादा, या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनरिचमेंट से आगे बढ़कर मेरा ख्याल है पर्सनलाइज हो चुकी है, जिसकी वजह से आपने देखा चंद दिन पहले ईरान ने कहा था कि नेतन्याहू जहां भी होंगे हम भी उनको मारेंगे। बिल्कुल। अभी अली लारिजानी के बदले का भी ऐलान किया है कि हम हर सूरत बदला लेंगे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब ये वो जो जंग तो रही नहीं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रही है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो पीछे रह गई है। अब आपने पर्सनल इतना ज्यादा नुकसान किया है ईरानी लोगों का भी कि ईरान समझता है कि हम पर अब कर्ज है कि हमने बदला। बिल्कुल। एक मुझे सब ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके से मजीद बात करते हैं। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं दुरुस्त बात है कि इस वक्त जो वहां पर ये इस एम से गए थे कि शायद वहां पे कोई डिवीजन क्रिएट करेंगे, लेकिन वहां पर स्पिरिट ऑफ यूनिटी को रिकिंडल कर दिया। और तेहरान में कल जिस तरीके से लोग निकले हैं और निकलकर उन्होंने ये मुतालबा किया कि जंग को जारी रखा जाए, तो मेरा ख्याल है ब्लंडर हो गया शायद अमेरिका से कोई। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त जो एक कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जारी है, अमेरिका का ईरान पर जो हमला है और उसके नताइज, थोड़ा सा इमरान साहब इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त की सारी सूरत हाल में जहां पर हम क्वाइट विजिबली एंड क्लियरली अमेरिकी सदर प्रेशर में, दबाव में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के बौखलाहट का वो शिकार है, जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी किस्म की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ भी अब बढ़ रहे हैं? आपने उनकी अगर जो रीसेंट ट्वीट है वो देखी हो तो वो तो अब गिले गुजारियों से ज्यादा जो है वो क्या उसको कहते हैं दुहाइयां देने पर आ गए हैं कि अगर आपने नहीं हमारी सपोर्ट करनी तो ना करें, हम खुद ही अपना मामला हल कर लेंगे। जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और इसके अलावा आप देखें जो नेटो से उन्होंने कहा था, नेटो ने इनकार कर दिया, ईयू से कहा था, ईयू ने इनकार कर दिया, ब्रिटेन जो उनका पूडल रहा है ब्रिटेन ने इनकार कर दिया हॉर्मोज में जाने से। तो आइसोलेशन तो है लेकिन सुपर पावर है जी। अभी तक दुनिया एक यूनिपोलर मोमेंट में रह रही है, डिक्लाइन जरूर है लेकिन यूनिपोलर मोमेंट में रह रही है। ही कैन, वो अमेरिकन अवाम की भी अब नाराजगी अभी 2-3 हफ्ते तक बर्दाश्त कर लेंगे। दुनिया में, यूरोप में आइसोलेशन वो भी शायद 2-3 हफ्ते तक बर्दाश्त कर लें। 2-3 हफ्ते के बाद इट विल स्टार्ट टू कट, जब जैसे जैसे अमेरिकन मिड टर्म पोल्स के लिए तैयार होंगे। और मिड टर्म पोल्स भी आम सदर के लिए कोई बड़ी क़यामत नहीं होते, इनके लिए क़यामत इसलिए है कि इनका पर्सनलाइज स्टाइल है। कांग्रेस अगर इनके खिलाफ मेजॉरिटी में आ गए वो लोग, तो वो भी फिर, अभी सर खालिद ने बदले की बात की, वो भी बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए, मौके की तलाश में। और सर खालिद की एक बात को आगे ले जाते हुए देखें, जब आप लीडरशिप को रोज मारना शुरू कर देंगे ना, तो एक तो बदला है और उसका एक रिफाइंड वर्ड है नेशनल ऑनर।
अब ईरानियन लोग नेशनल ऑनर के लिए लड़ रहे हैं. दे आर फाइटिंग फॉर नेशनल ऑनर, नेशनल डिग्निटी, फॉर द नेम ऑफ ईरान, फॉर द फ्लैग ऑफ ईरान. और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो यूनाइट हो गए. बिल्कुल, वो हमने देखा कि वो चाह रहे थे कि शायद डिवाइड करके रजीम चेंज हो जाएगा. वहां पर तो ज्यादा इत्तेहाद जो है उसके मनाज़र हमें देखने को मिल रहे हैं. चिश्ती साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुपर पावर है, नहीं हो सकती एक हद के बाद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अमेरिका की, लेकिन सर फिर भी उनको इनकार तो बड़े सारे सुनने को मिले हैं. तो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? नेटो के मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पिछला तकरीबन 1.25 साल प्रेसिडेंट ट्रम्प का रहा है वो बड़ा यूनिक रहा है, वो निस्बतन अनप्रेसिडेंटेड रहा है. वो मैं उसके सपोर्ट में एक बात करता चलता हूँ. जितने प्रेसिडेंट आए हैं पिछले चंद, एक जो रिपब्लिकन के थे, वो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं. रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प. ये पिछले इतने सालों में जब भी ये हुकूमत में आए हैं, इनकी इलेक्शन कैंपेन सबकी आज उठाकर देखें. तमाम के तमाम ने कहा कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता हूं और कम बैक करेंगे, हम आइसोलेशन, हम ये कर देंगे, हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, अमीर कर देंगे अमेरिका को, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर देंगे. ये सब ने पूरा किया या नहीं किया वो तो अमेरिकन लोग बेहतर समझते हैं. एक चीज उन्होंने जरूर की, तमाम के तमाम रिपब्लिकन ने अमेरिका, एक मिडिल ईस्ट कंट्री पर हमला जरूर किया. नंबर 1. नंबर 2, प्रेसिडेंट ट्रम्प में और बाकियों में ये फर्क है कि उन तमाम सदूर ने कम अज कम यूनाइटेड नेशन से एक डमी किस्म की या गैर फाल किस्म की एक पहले रेजोल्यूशन पास कराई. फिर उसको लेकर वो नेटो के पास गए और नेटो को डराया कि जनाब ये मुल्क जिनी है जैसे इराक है, अब सद्दाम हुसैन जिनी है. जनरल कॉलिन पावेल ने वो छोटी सी शीशी लहरा दी थी, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि ये केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है, तो मेरे पीछे आओ. तो नेटो को मुल्कों को लेके वो इकट्ठे आ गए हमला कर रहे, चाहे वो अफगानिस्तान था, चाहे वो इराक था या कोई और मुल्क. ये इस दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक डिफरेंट हुआ है, बाकी सदूर से मुख्तलिफ. ना इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ऑन बोर्ड लिया है, बल्कि बोर्ड ऑफ पीस अपना बना लिया. नंबर 2, इन्होंने कोई कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. नंबर 3, इन्होंने नेटो को नहीं कॉन्फिडेंस में लिया, बल्कि नेटो को तो पिछले 1.25 साल से ऑफेंड कर रहे हैं. आपने देखा ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, कनाडा को थ्रेट करने की बात, कभी बगराम बेस का करते. तो आप उनका मूड देख रहे हैं कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस उनको यहां तक लेकर आ गया कि अब वो आइसोलेशन में ही उन्होंने अटैक कर दिया. पहले 100 घंटे में मिस यशीन, पहले 100 आवर्स में इन्होंने 3.87 बिलियन खर्च कर दिए थे मिसाइलों पर. खर्च हो चुका है. अगर मैं पर आवर निकालूं तो ये $42 मिलियन पर आवर निकलती है अमाउंट, $42 मिलियन US, एंड दिस अबाउट $11,000 पर सेकंड की आवाज जंग चल रही है. सो एक्सपेंसिव, जितना मर्जी वो माइट ले लें, कोई शक नहीं सस्टेन कर सकेंगे तमाम अमेरिका के. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो बिल आएगा, अभी तो वो मिलिट्री ATM कार्ड यूज कर रहे हैं ना, वो मिलिट्री ATM कार्ड मिडिल ईस्ट वालों ने पे करना है, वो बिल जो महीने के आखिर में आना है ये अमेरिका ने देना है, वो तो बाद की बात है. लेकिन आई थिंक आखिरी बात मेरी तो सही है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी बदल जाएगी, क्योंकि अमेरिकी इतना डॉलर भी एक्सपेंड नहीं करेंगे और दूसरा इतनी ऑयल प्राइसेस तक भी नहीं जाएंगे. इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड होता जाएगा और सारे के सारे इस वक्त बेनिफिशियरी मेरा ख्याल है रूस और चीन है इस वक्त सबसे ज्यादा. अच्छा, हम क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें, अमेरिका किस तरह से उससे अफेक्ट हो रहा है, क्या आइसोलेशन में जा रहा है, ये हमने एक एस्पेक्ट उस पर बात की. इमरान साहब, थोड़ा सा ईरान के पर्सपेक्टिव में भी कि इस वक्त सारी सूरत हाल के अंदर रूस, चीन, आपको लगता है कि ईरान की किसी तरह से किसी किस्म की मावनत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं कि उनका किरदार कितना अहम है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो मावनत इस सारे मामले के अंदर? पाकिस्तान का भी कोई रोल, कोई किरदार आप समझते हैं कि है, क्योंकि जाहिर है वी शेयर अ बॉर्डर विद ईरान? हाँ जी, पहले रूस और चीन का जो हैंड है बिल्कुल है. टारगेटिंग में चाइना या रूस दोनों हेल्प कर रहे हैं, उनको सैटेलाइट इमेजरी में कर रहे हैं, इन चीज़ों में कर रहे हैं. लेकिन जो एक बहुत असर्टिव डिप्लोमेसी और सामने आके डिप्लोमेसी या इनवॉइस भेजना या जंग को पहले दिन कंडेम करना, पहले दिन बीच में आना, वो नहीं कर रहे. तो इसलिए उनका हैंड वीक हैंड है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया, जो दो प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं, एक GCC का और एक जिस कंट्री पे अटैक हुआ है, उन दोनों के दरमियान हॉस्टिलिटीज को कंटेन करे, अपनी दोस्ती को जितला के. तो हमारी लीडरशिप शटल डिप्लोमेसी कर रही है, ईरान के साथ भी राब्ते में, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है. तो हमने हमारी कोशिशों की वजह से ईरान के सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले बहुत कम है बनिस्बत बाकी GCC कंट्रीज के ऊपर अटैक्स के. तो पाकिस्तान का एक ये रोल है और आई एम श्योर पाकिस्तान किसी लेवल पे
हालांकि एक वीक मुल्क है, इसी लेवल पे जरूर अमेरिका से भी बात कर रहा होगा कि ये जंग अगर बॉल्कनाइजेशन हुई ईरान की तो फिर ये शायद इस रीजन का मलबा कोई ना उठा सके, ना अमेरिका ना कोई, और अमेरिकन इंटरेस्ट सब हर्ट होंगे। तो पाकिस्तान का बस दो लेवल्स हैं जी, एक तो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और दूसरा अमेरिकन से बात करना। जहां तक अमेरिकन से बात करनी है तो उसमें बेहतर ये होगा, क्योंकि मैं अब गवर्नमेंट में नहीं हूं, कि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान जाके यूएस से बात करें, एनवॉयस भेजें, कुछ करें। इस जंग के लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, और ट्रंप को कोई विनिंग फेस दे दें। ट्रंप कह दे कि जी मैंने तमाम लीडरशिप डिस्ट्रॉय कर दी है, मैंने ईरान की डिफेंस को बिल्कुल जीरो कर दिया है और मैं जंग जीत के हूं। ट्रंप के भी लेकिन सर ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है, क्योंकि ईरान के साथ तो ऑलरेडी टॉकिंग टेबल पर था अमेरिका, और बहुत सारी चीजों के ऊपर ईरान जो है वो मामलात के साथ अग्री भी कर रहा था, जो खबरें आ रही थी। लेकिन अब तो ईरानी पर्सपेक्टिव ये है कि इन्होंने धोखा दिया हमें पहले भी, हम दोबारा इनसे बात करेंगे, ये फिर धोखा देंगे। बात किए बगैर वो यूनिलैटरली यूएस जो है ना, विक्ट्री, उसके पास रास्ता ही है विक्ट्री डिक्लेयर करके साइड पे हो जाए। बाकी बातचीत उसके बाद होगी, जब जंग एक दफा खत्म होगी। देखिए इस जंग का फिर कोई एंड नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया, खालिद ने कहा कि जो मर्जी लॉसेस हो जाएं, वो रिजीम स्ट्रेंथन होती जाएगी, शायद उसकी जंग में इफेक्टिवनेस कम हो जाए, शायद उसकी टारगेटिंग कम हो जाए, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और जब तक वो है, पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ इसी में है। देखिए पाकिस्तान के बहुत इंटरेस्ट में कि ये रिजीम रहे। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके जो अभी आपने उनकी ताकत के हवाले से भी बात की है कि वो वीकेंड होगी या स्ट्रेंथन होगी, थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका तनाज़े पर। खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। सर थोड़ा सा जो ज़ाहिर है वॉर और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आप आई एम श्योर बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे। ईरान ने सर जो मिलिट्री स्ट्रेंथ डिस्प्ले की है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं? उनकी जानिब से पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल सामने आना, और ये कहना कि जून 2025 के बाद बनने वाले मिसाइल तो वो कहते हैं अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, उस आर्सेनल को तो भी हमने टच ही नहीं किया है। फिर उसके बाद सर जो इनका शहीद ड्रोन है, कितना दर्द-ए-सर बना हुआ है इन लोगों के लिए? पहले शहीद ड्रोन से शुरू कर लेते हैं। सिर्फ 3.5 मीटर एक लंबा एक मिसाइल है, साइज का छोटा सा, तकरीबन 20 किलो वजन उठाता है जो वेपन कैरी करता है। हार्डली को 50 किलो के करीब फ्यूल उठाता है, जो मोटरसाइकिल का इंजन लगा हुआ है उसके अंदर। 180 किलोमीटर की स्पीड पे उड़ता है और तकरीबन 1000 किलोमीटर तक जा पहुंचता है। इतना छोटा सा वेपन है, ना उनको कंट्रोल हो रहा है, ना उनको रेडार में उस तरह डिटेक्शन हो रही है, ना उनको समझ आ रही है, नंबर 1। और जाहिर है इसने इतनी पिन पॉइंट इनसिक्योरिटी क्रिएट की है एयरपोर्ट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स में, होटल्स में, ऑयल डिपोज के ऊपर, कि बहुत ज्यादा पैनिक है, उनको समझ भी नहीं आ रही। और अगर उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो 4 मिलियन का एक पैट्रियट फायर करना पड़ता है। जाहिर है बहुत ही महंगा उनको पड़ रहा है। तो पहली बात हुई। जो दूसरे वेपन्स है मिस यशवीन, आप एग्री करेंगी कि जब से ईरान की हुकूमत बनी है 1979 से, उस वक्त से अमेरिका उनके खिलाफ है। उनको डे 1 से इस ईरानी हुकूमत को और तमाम लीडरशिप को, खासतौर पर पासदार इनकलाब को ये पता है कि जब भी हमारे मुल्क पर हमला हुआ वो किसी अटलरी से, टैंकों से, तोपों से, इन्फेंट्री से नहीं होना। उनको पता है कि जब भी हमारे पर हमला हुआ एयर से होना है। और मैं ये नहीं कहता कि उनके तमाम, मैं क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल के लिए भी बनाता हूँ, तो मैं काफी क्लोजली रिसर्च कर रहा था काफी महीनों से, खासतौर पर जून 2025 के बाद से। तो उन्होंने डे 1 से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बॉम्ब प्रूफ नहीं कहते तो बॉम्ब रेजिस्टेंट जरूर बनाया है। और मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं आपके चैनल पे शायद बात नहीं की, मैं पहली दफा आया हूँ इस हालात में। तो देखिए नंबर 1 और 2 इंग्रेडिएंट रेसिपी जंग लड़ने के लिए होती है, एक कैपेबिलिटी और एक होता है हौसला। कैपेबिलिटी वो है जो किसी मिलिट्री की माइट है, शिप्स हैं, जहाज हैं, टैंक्स हैं, सब कुछ होता है। एक हौसला जाहिर है वो खरीदा नहीं जा सकता। एक ईरान स्पेसिफिक एक तीसरा इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ ईरान स्पेसिफिक है, और वो है सर्वाइवेबिलिटी। दैट मीन्स अगर उनके वेपन सर्वाइव करेंगे तो उनकी सलाहियत रहेगी, अगर उनकी सलाहियत रहेगी तो उनका हौसला रहेगा। तो सर्वाइवेबिलिटी आज का सरप्राइज नहीं हुआ है, ये पिछले 40 सालों से यही कर रहे हैं। खास तौर पर जून 2025 के बाद तो इनको एग्जैक्ट डाटा मिल गया। इन्होंने वो पोस्टमार्टम किए उन बॉम्ब्स के जिनको हम बंकर बस्टर कहते हैं। इन्होंने वो हिसाब लगाया कि कितनी पेनिट्रेट करते हैं, फिर इन्होंने कहा कि हमने कितना पेनिट्रेट करना है, और जो डेविड स्लिंग और थार्ड और एरो 3 और आयरन डोम सबको कैसे पेनिट्रेट करना है। आखिरी बात इसके ऊपर यह है कि इन्होंने जो सजील फायर किया है ये बहुत ही एडवांस, इन्होंने बहुत ही लीथल वेपन किया है।
ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड पर जाता है, आवाज की रफ्तार से 10 से 15 गुना ज्यादा। मैं साइंस में नहीं डालता, सिर्फ 16-17 हजार किलोमीटर पर आवर। चले यूं सीधा हिसाब कर ले। फिर ये जब ये वेपन फायर होता है, ये इसको डांसिंग मिसाइल कहते हैं। ये डिसीव करता है आने वाले मिसाइल को। अगर इंटरसेप्टर कोई आता है, ये उसकी ट्रिजेक्टरी को रीड कर लेता है कि मुझे हिट करेगा या कोलाइड करेगा मेरे साथ, तो ये चेंज करता है रास्ता। और आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि जब ये फायर गिरने वाला होता है, ये और जिस खैबर शिकन है, ये तकरीबन 80 के करीब बॉम्बलेट्स निकलते हैं इसके अंदर से और उस एरिया में जाके फैल जाते हैं। यानी उनको रोकना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि जब वो एक्सप्लोड करके 80 बॉम्बलेट्स गिरेंगे तो किस किस को इंटरसेप्ट करेंगे। वो मिनी तोपों के बॉम्ब्स की तरह गिरता है। तो ये इन्होंने नई लेथैलिटी की है। आखिरी बात इसकी वजह से, इसीलिए आपने देखा कि इजराइल तमाम उन्होंने ब्लॉकआउट किया हुआ है मीडिया को, वीडियो मेकिंग को, फुटेज नहीं आने दे रहे, सीसीटीवी को बंद कर दिया, तोड़ दिए सिस्टम उन्होंने सारे। तो ये सारा देखते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत इनोवेशन की है और आने वाले वक्तों में आई एग्री कि बहुत ज्यादा और सरप्राइजेस भी देने की बिल्कुल बहुत, यानी कि एक्सेप्शनल मिलिट्री माइट जो है उन्होंने डिस्प्ले किया। इमरान साहब, सर थोड़ा सा ईरान के जो स्पीकर हैं सर, उनकी तरफ से ये कहा जाना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो सूरत हाल है वो पहली जैसी अब दोबारा नहीं हो सकती। इसकी थोड़ी सी, हाउ डू यू लुक एट दिस स्टेटमेंट? असल में जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बड़ी एक अजीब सी जगह है, बहुत नैरो है। वहाँ आप बहुत बॉम्बिंग करके भी उसको फ्री नहीं कर सकते और ईरान के तसल्लुत से उसको निजात, जब तक आप बहुत माइटी फोर्स इस्तेमाल करें या आप बेसिकली तेहरान को किसी बहुत बड़े बॉम्ब से अटैक करें। और तो इसलिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक स्ट्रेंथ है ईरान की, नैरो है, उसमें बाकी मुल्कों की नेवीज ने आने से इनकार कर दिया है। अमेरिका अपनी नेवी को इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि 1-2 हिट्स हो गई तो पूरी दुनिया में जाएगा ये इमेज। पहले ही शायद उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो चुका है। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की में ईरान की सॉवरेंटी रहेगी। और ये ईरान ने ये बताना था कि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है जीसीसी कंट्रीज में अमेरिका की मदद से, आर्टिफिशियल ये सारा कुछ, ये ईरान इसको नुकसान पहुंचा सकता है और ईरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रियल टाइम में इफेक्ट कर सकता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में के ऊपर अपनी सिलेक्टिव लोगों को, सिलेक्टिव शिप्स को जाने देने के साथ। तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अभी तक ये एक नाइटमेयर है एक अग्रेसर के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान के तसल्लुत से कैसे आज़ाद किया जाए। सही सर, इस सारी सूरत हाल में हमने ज़ाहिर है बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस और कंपैरिजन भी किया है, लेकिन अगर एक ओवरऑल एक इस पर राय आपसे लूँ कि इस जंग के बाद एक जो एक पर्सपेक्टिव होता है या किसी भी मुल्क के बारे में, दो मुल्क जो है वो इस वक्त जंग के अंदर हैं, कि अमेरिका जो है वो कमज़ोर और ईरान मजबूत बनकर नजर आ रहा है। जी देखिए, अमेरिका जो है दुनिया में अपनी एक जो रिस्पेक्ट थी, रिस्पेक्ट था, वो खो चुका है और अपनी पावर टू अटैक खो चुका है। ये जो वेनेजुएला का मॉडल था, अब तो ये नीचे चला गया। तो कमज़ोर ना भी, इंटरनेशनली रिस्पेक्ट में बहुत नीचे। एंड यस यू राइट, पावर में भी ईरान का जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह शेक हो चुका है। ईरान के सिविल स्ट्रक्चर्स, ईरान के डिफेंस कैपेबिलिटी, कन्वेंशनल चीज़ें, वो सारी इफेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन इंटेग्रिटी के हिसाब से, स्पिरिट के हिसाब से, और जिस तरह भी सर कह रहे हैं सरप्राइजेस, अगर उन्होंने अपने मेन मिसाइल्स यूज नहीं किए और उनके लॉन्च पैड्स अंडरग्राउंड है और वो अभी तक कायम है, तो ईरान अभी तक मिलिटरीली इंटैक्ट है। और और ईरान को अब इजराइल के ऊपर अटैक करके कंसंट्रेट करना चाहिए, उनकी लीडरशिप को थ्रेटन करना चाहिए। नेतन्याहू साहब गायब हैं, अल्लाह करे कि इस जहान से गायब हो चुके हों, नहीं तो देयरफॉर शायद उन्होंने भी टारगेट किया है। लेकिन ईरान को कोशिश करनी चाहिए कि अब वो इजराइल पे अटैक करे, स्ट्रेटेजिक जगह पे, चाइना से ले कोऑर्डिनेट्स ले और इजराइल को नुकसान पहुंचाए। तो ईरान अगर इंटेग्रिटी के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म डिफेंस के हिसाब से देखें, तो ईरान इसमें ताकतवर है। लेकिन अगर ईरान के आम जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक पुलिस स्टेशंस, पानी, बिजली और इस किस्म की चीजें, तो ईरानियन स्टेट बहुत बुरी तरह हर्ट हुई है, लेकिन इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है। और रिसेंट टाइम्स में शायद कोई, वियतनाम के बाद कोई मुल्क
इतना प्रेशर नहीं ले सका, और वियतनाम पे भी अटैक इस किस्म का नहीं था जितना बुरा अटैक ईरान के ऊपर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि खुदा करे कि वो जहान से ही गायब हो गए हों। तेल अवीव को भी काफ़ी भारी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है ईरान की तरफ से, लेकिन ईरान भी बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।